हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हे यंग जो अपनी वेडिंग के लिए डिफरेंट हॉल्स देखने के लिए आ रही होती और कैटरिंग का भी सब कुछ पूछ रही होती है। काफी ज्यादा उसने हॉल्स वगैरह देख लिया था, पर उसको पास की कोई भी डेट नहीं मिल रही होती। इसलिए इतनों से बात करने के बाद एक जगह पर खाने के लिए बैठी होती, तभी उसे कॉल आती और कॉल से पता लगता है कि एक कपल ने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। ये सुनती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और जो भी रेस्टोरेंट में लोग बैठे होते हैं वो सब इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो ये उसे कहती है कि मैं पास में ही हूँ, मैं अभी आपके पास आती हूँ। ये कहकर जल्दी से अपना खाना उठाकर निकल जाती है, जबकि इसका मोबाइल यहीं पर रह गया था। उस यंग दिखाई जाती है जो अपना डबिंग का काम करने के लिए आई होती है और प्रोड्यूसर उससे अच्छे से बोलने को बोला होता है। जैसे ही अपना काम कर लेती है और प्रोड्यूसर के रूम में आती है, तो वहाँ पर आकर बैठते ही इसे एक लड़की की चीज मिलती है, जिससे पता लग जाता है कि प्रोड्यूसर का रिलेशनशिप किसी और के साथ भी है। और ये शायद किसी और लड़की की चीज नहीं थी, बल्कि प्रोड्यूसर के साथ पहले जो लड़की दिखाई गई थी, जिसको मैंने हो यंग बना दिया था, ये उसी लड़की की हेयर पिन वगैरह कुछ था। ये वो प्रोड्यूसर को नहीं दिखाती, ना ही उससे कोई क्वेश्चन करती है, बल्कि उसको वापस से सोफे में ही छुपा देती है। और ये भी उसके साथ आकर बैठ गया। तो ये कहने लगती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे काफी भूख लगी हुई है। ये कहकर उसके साथ जाने लगती है, पर इसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है, जिसे देखकर देखने लगती है। जबकि इधर हे यंग दिखाई जाती है जो आकर हॉल वाली से बात कर रही होती है और उससे हर चीज इसने फाइनल भी कर ली थी। पर जैसे साइन करने लगती है तो वह कहती है कि आपने क्या ग्रूम से बात कर ली, शादी काफी जल्दी, क्योंकि आज से 3 हफ्तों बाद शादी थी। तो कहती है कि हम दो जिस्म एक जान, और जैसा मैं कहती हूँ वो बिल्कुल वैसा करता है, तो उससे मैंने परमिशन ली हुई है। ये बात सुनते ही वो उसे पेन दे देती है साइन करने के लिए और कहती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ शादी के लिए। अब ये भी जब अपना मोबाइल ढूंढने लगती है तो इसके पास इसका मोबाइल ही नहीं होता। जल्दी से शॉप से वापस मोबाइल लेने के लिए जाती और मोबाइल जैसे इसे मिलता, काफी कॉल्स वगैरह आई हुई थी। परेशान हो जाती और टैक्सी लेकर फौरन से मॉम के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, नर्सिंग होम में, जहाँ पर उसकी मॉम की हालत काफी खराब होती है। और ये भी अपनी मॉम के पास तो आती है, पर मॉम को पीछे से किसी ने पकड़ा होता है। वो कोई और नहीं होती बल्कि हुइसियोंग होती है। जैसे हुइसियोंग को देखते तो उसे देखती रह जाती और मॉम को भी रोक रही होती है। अब किसी न किसी तरह दोनों ने मॉम को काम डाउन कर लिया था। और हुइसियोंग कहती है कि तुमने मॉम की इस कंडीशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो बताती है कि मॉम ने मुझे भी नहीं बताया था, उन्होंने बोला कि वो अपने होम टाउन जा रही है, बट फिर बताया कि वो नर्सिंग होम में है। मुझे तो लगा इनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है, पर इनकी कंडीशन काफी खराब थी। और जब मुझे पता लगा कि मॉम की हालत ठीक नहीं है, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम भी कहीं परेशान ना हो जाओ। उसे कहने लगती है कि मॉम ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती है कि तुम अपने काम पर फोकस करके रखो। अब हुइसियोंग की बातें सुनकर कहने लगती है कि तुमने तो मॉम को 1 सेकंड में समझ लिया, जबकि मैंने मॉम को समझने में इतने साल लगा दिए कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। और फिर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा मॉम का। तो बताती है कि मुझे अननोन नंबर से कॉल आई थी। पहले तो मैं कॉल नहीं अटेंड करने वाली थी, पर जब मैंने कॉल अटेंड की तो मुझे बताया गया कि तुमने उनकी कॉल नहीं अटेंड की, इसी वजह से मुझे कॉल आई। पर यहाँ पर मेरा नंबर क्यों दिया हुआ था। ये सुनकर हेयंग कहने लगती है कि आखिर है तो ये तुम्हारी भी मामला, इसलिए बस मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। ये सुनते ही हुइसियोंग उसे माफ कर देती है, क्योंकि आखिर उसने उसको अपनी सिस्टर ही समझा था कि उसके कुछ होने के बाद आखिर उसकी माम को उसने ही संभालना था। पर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ किया, बाकी मैं अभी भी तुम्हारी फेक मैरिज के खिलाफ हूँ। तो वो बताती है कि मैंने हॉल वगैरह भी बुक करवा लिया हुआ है। तो वो कहती है कि क्या तुमने सच में सोच लिया है कि तुम फेक मैरिज करने वाली। तो कहती है कि हाँ, मॉम का क्या भरोसा, कभी भी जा सकते हैं। तो मैं उनकी जिंदगी में ये शादी करना चाहती हूँ, चाहे फेक ही क्यों ना हो। तो वो कहती है कि कोई ऐसा ढूंढो ना जो तुमसे प्यार करे और तुम उसी से प्यार करो, उसी से शादी करो। तो कहती है कि तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझसे प्यार भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज में मैंने बेनिफिट ढूंढना होता है। जिस रिलेशनशिप में मेरा कोई फायदा ना हो उससे मैं रिलेशनशिप नहीं रखती। तो कहती है कि फिर भी कोई ना कोई तो मिल सकता है। पर मॉम की बात की वजह से चुप हो जाती है कि मॉम को कभी भी कुछ हो सकता है। और जब वापिस आ रही होती तो इसके साथ साथ नामियोन भी आ रही होती है। नामियोन कहती है कि क्या तुमने उसको शादी के लिए परमिशन दे दी, उसे माफ कर दिया। तो वह कहती है कि माफ तो कर दिया, पर मॉम की बात वाली वजह से मैंने उसे शादी की परमिशन भी दे दिया, पर तुम पर भी गुस्सा है। तुम्हें भी मॉम की कंडीशन के बारे में पता था, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तो वह कहती है कि बस मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। अब इसने उसको शादी के लिए हाँ भी कर दिया था और माफ भी कर दिया था। इसी वजह से नामियोन उसे खुशी से हक कर लेती और वो बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी कह दिया है कि वो फोटोग्राफर बनेगा इसकी शादी पर। ये सुनते तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और दोनों दोस्तें जब शादी की बातें करते हुए जारी होती तो उनकी बातों को किम जी ने भी सुन लिया। तो उसे पता लग गया था कि उसने अपनी शादी का फैसला पक्का कर लिया और आज से कुछ हफ्तों बाद उसकी शादी भी है। अब जब वो अपने कन्वीनियंस स्टोर पर होता है नेक्स्ट डे, अब उसके स्टोर पर वही सिगरेट पीने वाला लड़का आता है, जिसको देखते ही तो उसका वेलकम भी नहीं कर पा रहा होता। वो भी कहने लगता है कि आजकल पंपकिन मार्केट में बड़े लोग आ रहे हैं फेक मैरिज के लिए, और तुम क्या मेरा वेलकम नहीं करोगे। तो वो इसका वेलकम तो करता है। तो ये भी उससे कहता है कि तुम सिगरेट से मना करते हो, पर खुद भी सिगरेट रखकर बैठे हुए हैं। तो वह कहता है कि लोगों को अपनी जान की परवाह खुद होनी चाहिए ना। ये बात कहकर उसकी मांगी हुई सिगरेट उसे दे देता। तो ये भी इससे अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मोबाइल से पेमेंट करो, ये तुम्हारा काम है ना। अब उसके मोबाइल को गुस्से से देख ही रहा होता, तभी उसे उसकी पंपकिन वाली ऐप पर मैसेज आता है, जो किसी और का मैसेज नहीं होता बल्कि हेयोंग का मैसेज होता है। हेयोंग का मैसेज देखते साथ ही वो उसके मोबाइल को पकड़ता और नीचे गिरा देता और फिर से वापिस से पकड़कर नीचे गिरा देता। वो कहने लगता है कि मेरा न्यू मोबाइल था, पर फिर से नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर तो अब की बार पाँव भी दे देता ताकि इसका मोबाइल खराब हो जाए और ये हेयोंग का मैसेज ना देख पाए। और इधर हेयोंग दिखाई जाती है जो इसको मैसेज कर रही होती है, पर आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला
होता कहने लगती है कि अब इसने भी मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे इसके कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से गुजर ही रही होती है तो ये उसे देखकर जल्दी से बाहर आकर मैम कहकर इसे रोक लेता है। तो वो भी इसे देखकर खुश तो हो गई थी, पर फिर वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहने लगता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुमने सच में सोच लिया फेक मैरिज करने का? तो वो कहती है कि हाँ, कितनी बार बताओ, मैंने सच में सोचा हुआ है। तो फिर कहता है कि एक सेकंड, ये कहते ही उसके अम्ब्रेला में आ जाता है। अब ये भी उसको अपने क्लोज देखकर उससे पीछे हटने लगी थी। तो वह कहने लगता है कि तुम्हारी क्या हार्ट बीट तेज नहीं हुई, तुम्हें क्या कुछ हुआ नहीं? तो वह कहती है कि नहीं, जबकि इसके इतने क्लोज आने की वजह से इसके इमोशंस तो चेंज हो ही रहे थे। तो ये भी उसका कुछ नहीं सुनकर उसको अपने क्लोज खींच लेता है, जिसकी वजह से अब इसकी हार्ट बीट तो तेज हो गई थी। तो वह कहता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जल्दी से उससे दूर हो जाती है। तो कहने लगता है कि फिर मैं करने को तैयार हूँ। तो वह कहती है कि क्या? तो कहता है कि मैं तुम्हारा फेक दुल्हा बनने को तैयार हूँ। ये सुनते वो तो सबसे पहले शौक होती और फिर इतनी खुश होने लगती क्योंकि अभी तक उसे अपना फेक ग्रूम नहीं मिला था। पर कहने लगता है कि एक ही शर्त पर। अब उसकी शर्त एक कैट होती जिसको वो बैठकर प्यार कराता और बताता है कि इसका नेम बेबी है। अब ये भी उसे प्यार करते हुए देखने लगती है और पूछती है कि क्या शर्त है? तो वह कहता है कि मेरे लैंडलॉर्ड को कैट से एलर्जी है और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी कैट को एक हफ्ते के लिए अपने पास रखती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि इसे एक छत की जरूरत है, मैं इसे स्ट्रे कैट नहीं रखना चाहता। तो कहती है कि तुम क्यों नहीं लेकर जा सकते? तो कहता है कि वही ऑनर का इशू। तो वह कहती है कि मैं अपने घर पर। तो कहता है कि मुझे पता है कि वो घर तुम्हारा अपना है, अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो मैं भी तुम्हारा फेक ग्रूम नहीं बनूंगा। ये सुनते फौरन से मान जाती हो। कहती है कि मुझे बिल्लियां पसंद है और उसके सामने उसकी कैट को प्यार करने लगती है। किमजी जो घर अपने वापस आता है तो वही लड़का उसका वेट कर रहा होता है उसके घर के बाहर खड़े होकर, और जैसे उसको बुलाता है तो हमेशा की तरह किमजी उसे कहता है कि चुप रहो, तुम्हारे पास से सिगरेट की स्मेल आ रही है। ये कहते ही अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर सोचने लगता है कि फेक ग्रूम बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। चाहे फेक ही क्यों ना हो पर ग्रूम तो ग्रूम होता है, इसीलिए उसको लेकर सर्च करने लगता है। पर जो टेस्ट ग्रूम को करवाने चाहिए देखते ही वो फौरन से मोबाइल बंद करके दूसरी तरफ फेस कर लेता है कि ये क्या देखना पड़ रहा है, और सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हेयंग दिखाई जाती है जो अपने ब्राइडल ड्रेस के लिए जारी होती है और नामी उनको जागते देखकर पूछते है कि तुम क्या करने वाली हो? तो वो बताती है कि मेरी मीटिंग होने वाली है और तुम कहाँ पर जा रही हो? तो हेयंग बताती है कि मैं ब्राइडल शॉप पर जा रही हूँ। तो कहती है कि क्या अकेली जाने वाली हो? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम भी बिजी और कोई सियोंग भी बिजी है तो इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। तो कहती है कि मैं अभी अपनी मीटिंग को कैंसिल करवा देती हूँ और तुम्हारे साथ जाती हूँ। तो कहती है कि फेक मैरिज है, कोई मसला नहीं है, मैं अकेली भी चली जाऊंगी। ये कहकर उसने उसको रोक लिया था और खुद जाने लगी थी। किमजी भी जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से बाहर देखता है तो हेयंग उसे बाहर आने का इशारा कर रही होती है, जबकि उसका ऑनर उसके सामने खड़ा हुआ था। ये भी एक्सक्यूज करके बाहर उसकी बात सुनने के लिए आ गया था। वो बाहर बुलाते साथ ही इसकी हाइट पूछने लगती है और इसका वेट और इसकी पेंट का साइज भी। पेंट का साइज सुनते ही कहने लगता है कि तुम्हें मेरी एज और नेम से ज्यादा पेंट साइज इंपॉर्टेंट है। तो वो इसका नेम इसके नेम टैग से पढ़कर लिख लेती है और इसकी एज कहने लगती है कि तुम उससे छोटे ही होगे। तो वो कहता है कि जो तुम पेंट का साइज पूछ रहे हो ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना होगा कि तुम्हें क्यों चाहिए। तो बताती है कि मैं ब्राइड शॉप पर जा रही हूँ तो वहाँ पर ग्रूम ड्रेस भी लेती आऊंगी। तो पूछने लगता है कि क्या तुम अकेली जा रही हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो ये भी उसके साथ ही जाने लगता है। आप दोनों खड़े होकर ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। हेयंग उससे पूछ लेती है कि कल तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि कल क्या? तो वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया तो हक भी कर लिया था। तुम क्या टेस्ट करना चाहते थे? तो कहता है कि वो मेरा टेस्ट था कि तुम्हें बिल्ली से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि कैट के फर वगैरह हटे मेरे ऊपर होते, अगर तुम्हें एलर्जी होती तो तुम छीन के मारने लग जाती। तो कहती है कि मुझे तो लगा कोई डिफिकल्ट सा टेस्ट होगा। तो वो कहते हैं कि क्या? तो कहती है कि शायद मुझे लगा कि तुम चेक कर रहे हो कि मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया। तो कहती है कि वैसे इस रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करें तो अच्छी बात है। तो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता बल्कि तुमसे और ज्यादा नफरत कर सकता हूँ। अब यही चीज तो हेयंग को चाहिए थी। और जैसे ब्राइट सूट पहनकर आती है तो ये उसे देखते का देखता रह जाते हैं, यहाँ तक कि मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे होते। पर जब बोलता है तो कहता है कि बहुत ज्यादा एम्बेरस करवा रही हो। ये सुनते ही कहने लगती है कि क्या मतलब, क्या ये ड्रेस इतना बुरा है? अब किमजी भी इसको इस ड्रेस में देखने के बाद वहाँ की वर्कर से पूछता है कि क्या इस ड्रेस को पहले किसी ने ट्राई किया? तो वह कहती है कि नहीं, ये पहली ट्राई करने वाली है, क्योंकि वर्कर को भी हेयंग पर हंसी आ रही होती है पर अपनी हंसी को कंट्रोल करके खड़ी हुई थी। और ये भी उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। और इधर नामियोन दिखाई जाती है जो अपनी ऑडियो बुक की इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई हुई थी। वो इन्वेस्टर कोई और नहीं थी बल्कि बोक्यू की मदर हाजुन लैब थी। जैसे ही वो अपना नेम हाजुन लैब बताती और कहती है कि मैं आपकी बुक पर सबसे ज्यादा कमेंट करती थी, तो फौरन से अपनी फैन को पहचान जाती है और कहने लगती है कि आप तो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, यहाँ तक कि कभी भी कमेंट करने से लेट नहीं। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, कहती है कि जैसे तुम्हारी बुक या चैप्टर रिलीज होता है मैं फौरन से पढ़ लेती हूँ और मुझे हर एक लाइन पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जो सीन उसको अच्छा लग रहा था वो भी उसे बताने लगती है कि तुमने कितने अच्छे से लिखा। वैसे ही नामियोन की नजर पीछे एक लड़के पर जाती है जो कोई और नहीं बल्कि बोक्यू का सेक्रेटरी हाजुन होता है। हाजुन को देखते ही इसको अपनी बुक का वो इमेजिनेशन वाला कैरेक्टर याद आता है जिसको उसने अपनी बुक में सेम टू सेम लिखा था। अब उसको देखते साथ ही जल्दी से छुप जाती है। बोक्यू की मॉम भी देखने लगती है कि इसे क्या हुआ, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें वहाँ पर अपना बेटा नजर आ जाता है। तो उसे देखते साथ ही ये भी अपना मुंह छुपा लेती है। जो तीसरी लड़की इन दोनों को आपस में मिलवा रही थी वो तो देख रही होती है कि इन दोनों को क्या हो गया है, जबकि सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आप जिम में भी मुझे अपने साथ लेकर आए। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा जिम करना चाहता था इसलिए बस तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। अब दोनों तो इस तरह बातें करते हुए जा रहे होते और इन दोनों से वो औरत पूछने लगती है कि क्या
क्या तुम दोनों ने अपने जानने वाले को देख लिया है? तो दोनों साथ में कहती है कि नहीं और एक दूसरे को वापस से हाय हेलो करने लगती हैं। और इधर हेयोंग दिखाई जाती है जो अपना वेडिंग ड्रेस देख ही रही होती है। तो ये भी उसे देखते हुए पूछता है कि क्या मुझे भी अपना ड्रेस चूज कर लेना चाहिए? तो कहती है कि हाँ। तो ये भी एक ड्रेस चूज करके चेंज करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ये चेंजिंग रूम में जाता है तो बाहर आनियो भी आ जाता है। आनियो को देखते साथ ही मैनेजर सन जब जैक कहती है तो ये फौरन से पहचान जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि वही वाला लड़का है जिस रात उसने इन दोनों की बातों को सुन लिया था कैट को प्यार करते हुए। तो इसे पता होता है कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वैसे ही पता लगता है कि आनियो के साथ उसकी वाइफ भी होती है। वो भी हेयोंग को देखते ही खुश हो जाती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर? तो वो बताती है कि हाँ मैं वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आई थी। तो ये उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो बताती है कि मेरी कजन ने ड्रेस लेना था तो बस मैं उसके साथ सिलेक्ट करवाने के लिए आई थी। ऐसा करती हूँ कि जैसे उसके पास से फ्री होंगी तो तुम्हारे साथ ड्रेस सिलेक्ट करवाऊंगी। तो वो बताती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपना वेडिंग ड्रेस ऑलरेडी चूज कर लिया है। तो वो कहती है कि क्या सच में? चलो मैं तुम्हारे ग्रूम के ड्रेस को चूज करवा दूंगी। पर वैसे ही अंदर से किमजी बोलता है कि मैंने भी चूज कर लिया है। तो वो कहती है कि क्या ग्रूम है? तो ये कुछ बोलती है इससे पहले वो कहता है कि क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? मैंने कर लिया। ये तो नहीं कहती है पर आयरिन हाँ बोलती है। उसका हाँ सुनते ही ये बाहर आ गया तो और आयरिन तो उसे बहुत ज्यादा शौक होकर देख रही होती है। उसे शौक होकर देखते हुए कहने लगती है कि ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मैं बस उसे वहीं से लेकर आई हूँ। पर जैसे ये खुद उसे देखती है तो उसे देखकर शौक हो जाती क्योंकि वो पहले कभी भी इतना हैंडसम नहीं लगा था जितना वो अभी हैंडसम लग रहा था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 3 सितंबर ट्यूसडे को आएगा। तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। ओके बाय बाय।